एक राजा की दो रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को मालूम न थी। दोनों रानियों का एक एक बेटा था। अच्छी रानी के बेटे के नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था अजित। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था, वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे एक आंख नहीं सुहाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सौत के बेटे को मारकर उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छी तरह समझता था, अतः वह कभी कुसुम का साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से वह दोष त्रुटि ढूंढती, अपनी दृष्टि शक्ति से सौत का खून चूसती रहती। फलतः अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिनों में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक छा गया, परंतु असल कारण किसी को समझ में न आया। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता रहा, पर नरम दिल वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भुन गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिहुक कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा राक्षस कुसुम को उठा लाया। इससे पहले कि राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केश तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों से अश्रुधार बह निकली, पर वे उसे पहुंच नहीं सके। उनका शरीर थर थर कांप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। रानी अट्टहास कर उठी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झमझम कर रहा है और कुसुम भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर लोहे की राड से प्रहार किया। राक्षस हाय हाय कर चित्कार कर उठा और सोने का एक टुकड़ा उगलकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे, और खाऊंगा और खाऊंगा, और कुछ कह रहे थे, अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधों की डालें टूट गईं। नदी के जल में उत्ताल लहरें उठी और राजा का हृदय कांप उठा। जली भुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात कांटे नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी एवं जिराम छड़ी को जला दिया और आसमान में उड़ने लगी। नदी के किनारे उतरकर वह इधर उधर जगत तलाशने लगी, ताकि वह लोहे और सोने के टुकड़े को वहां गाड़ सके। काफी तलाश करने के बाद एक बांस वन में एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चिंत होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते में भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई हैं। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा है। रक्षा का कोई मार्ग नहीं। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्रों को भी खा लिया है, तो सब झुंड का झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए। उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे बांस वन में एक किसान बांस काटने गया। एक बांस को चीरने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के। अतः उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग के अंडे से नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायुवेग से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बनकर वहां पड़ा हुआ है। किसान लोहे के खोल और सोने के खोल को लेकर अपने घर जाता है। फिर उसने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया बनाया और सोने वाले खोल से अपनी पुत्र वधू के लिए एक बाजूबंद बनवा दिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहां बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करते, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं उनके परिवार के लोगों को भी खा जाते।
राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उसके साथ परी की तरह जुड़वां राजकुमारियों का ब्याह करा दिया जाएगा एवं उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र आए पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नील कमल और लाल कमल नंगी तलवार लेकर एक कमरे में छुप कर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी, कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नील कमल ने लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगाकर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। ये कहकर नील कमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लाल कमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से दहाड़ने लगा, बोला, घर में कौन जाग रहा है रे? सारे राक्षस किचकिच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है। नील कमल का नाम सुनते ही राक्षस गण डर से 3 कदम पीछे हो गए। राक्षसों की आवाज सुनकर नील कमल की नींद खुल गई। नील कमल बोला, किसकी मौत आई है जो यहाँ पर चिल्ला रहा है? नील कमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसी रानी के गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर में राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात को जानते थे। सबने कहा, अच्छा तुम नील कमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उससे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नील कमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से छूकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर हैं, पता नहीं वह कैसा होगा। लीडर ने फिर कहा, देखूं तुम लोगों का थूक कैसा है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए के गरम घी को उन पर छिड़क दिया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षस गण चीखते चिल्लाते करते हुए भागे और कोई अदृश्य हो गए। थोड़ी देर बाद फिर आकर वे बोले, तुम लोग अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारों को दरवाजे की फांक से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों से उसने कहा, अब मैं जीभ को खींचकर उखाड़ लूंगा। तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उसके दोनों हाथ कट गए और काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों के सिरों को लांकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट न पाकर लाल कमल निश्चिंत हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाजा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया। लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चीत्कार कर बोला, भाई, नील कमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस हैं। अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, आराम छड़ी, विराम छड़ी जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा कौन? नील कमल की आवाज सुनते ही सारे राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, अधमरे हो गए। नील कमल ने घी के दिए को जलाया, फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो 2 लाल अड़हुल के फूल हैं वे। चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई हैं। देखकर राजा गदगद हो गए। दोनों बालकों के पराक्रम को अपनी आंखों से देखा तो उसके हृदय में एक सुहावनी शांति उतर आई। दरबार में उपस्थित सब लोग स्तब्ध थे। राजमहल में उसी दिन उत्सव के आदेश दे दिए गए। दीप प्रज्वलित हुए। स्त्रियों ने आंगन धोकर रंगोली रची। राक्षसों के भय से थकी हुई जनता पहली बार निश्चिंत थी। उसी शाम दोनों राजकुमारियां, राजा की जुड़वां पुत्रियां दरबार में आईं, जिन्हें अपनी शर्त के अनुसार उनका परिग्रहण नील कमल और लाल कमल से करना था। उनकी चाल में कोई दिखावा नहीं था, केवल वह सहज गरिमा थी जो राजघरानों की बेटियों में जन्म से उतरती है। वे धीरे से आईं और सभा के समीप एक ओर खड़ी हो गईं। नील कमल की दृष्टि अनायास चंद्रलेखा पर ठहर गई। वह न तो अत्यधिक बोलने वाली थी, न अनावश्यक लज्जाने वाली। उसकी आंखों में एक शांत तेज था, वही तेज जो किसी अभागे राज्य को दिशा देने वाली स्त्री के भीतर होता है। चंद्रलेखा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे बस इतनी सी मुस्कान दे दी जैसे किसी ने दीपक के पास खोया हुआ कलश ढूंढ लिया हो। नील कमल ने भी सिर हल्का सा झुका दिया। यह अभिवादन था और शायद उससे कहीं अधिक।
दूसरी ओर सूर्यलेखा लाल कमल के समीप खड़ी थीं। उनका स्वभाव कुछ अधिक खुला हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, आज हमारे राज्य में जितनी राहत है उसके लिए आपको जो धन्यवाद देना चाहिए वह शब्दों में पूरा नहीं उतरता। लाल कमल ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, केवल इतना किया कि अपनी तलवार को धीरे से जमीन पर खड़ा कर दिया, मानो आश्वासन दे रहा हो कि जब तक यह तलवार है भय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। सूर्यलेखा के चेहरे पर एक गंभीर पर संतोष भरी मुस्कान उभर आई। रात और गहरी होती गई। महफिल का शोर धीमा पड़ने लगा, संगीत विराम लेने लगा। नीलकमल कुछ क्षण अकेले खड़ा रहा, जैसे कोई अभागा योद्धा पहली बार अपने जीवन में चैन की सांस लेने को रुका हो। तभी चंद्रलेखा उसके पास पहुंची। क्या आप थोड़ी देर आंगन में चलेंगे? यह वाक्य सीधा साधा था, पर उसमें किसी राजकुमारी की कोमल आग्रह शक्ति थी। नीलकमल ने सिर हिलाया। दोनों आंगन में आए। आंगन के कोने में रखे दिए की लौ हिल रही थी और हवा में फूलों की हल्की गंध थी। चंद्रलेखा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, हमारे राज्य ने आज पहली बार भय को पीछे छोड़ा है। यह जो शांति है इसका श्रेय आप दोनों को है। नीलकमल ने उत्तर में केवल इतना कहा, शांति का मूल्य वही जानता है जिसने युद्ध की रातों को देखा हो। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। यह मौन बोझिल नहीं था, वह दो मनों के बीच धीरे धीरे खुलते विश्वास का मौन था। उधर सूर्यलेखा और लाल कमल भी महल के एक दूसरे कोने में समान मौन में बैठे थे। सूर्यलेखा की दृष्टि गंभीर थी। वह राजकुमारों के जीवन की कठोरताओं को समझती थी। युद्ध लड़ लेने से विजय पूरी नहीं होती। उसने कहा, विजय तब पूरी होती है जब कोई रक्षक स्वयं चैन की सांस ले पाए। लाल कमल ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। उसके स्वर में कोई आडंबर नहीं था, बस वही सत्य था जो एक बड़े राज्य की राजकुमारी ही कह सकती है। रात के अंत तक महल में एक अनकही स्वीकृति फैल चुकी थी, जैसे नियति स्वयं इन चार जीवनों को एक दूसरे के समीप ला रही हो। राजा ने फिर चारों का परिग्रहण कर दिया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई काई अब तो मैं नहीं बचूंगी। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लाल कमल की राजसभा में गए और बोले, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। लाल कमल नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। दोनों भाई हाथ में तलवार लेकर एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेंगमा बेंगमी पक्षी का घोंसला था। बेंगमी ने बेंगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है? हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेंगमी खुशी से मचल उठी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलो। नीललाल ने कहा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। बेंगमा बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे उड़ने लगे। नदी नाले जंगल पहाड़ में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान था। मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश था। नीलकमल ने कुछ औरत के दाने चुनकर लाल कमल के पास रखी छोटी थैली में रखते हुए कहा, लोहे की औरत चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्लाकर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं और मैं तुम्हारा नीलकमल हूँ। गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो, रुको कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल बोला, वह मेरा भाई है नानी भाई। बूढ़ी बोली, तब मानुस गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की औरत खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की औरत निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की औरत को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की औरत निकालकर कट्टर कट्टर करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी।
लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा। लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी। अत दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुल बुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नील कमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नील कमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लाल कमल से कहा, भैया मेरा यहीं पर इंतजार करना कहकर नील कमल कुएं में उतरा। उसने वहां देखा कि एक तलवार और सोने का डिब्बा पड़ा है। तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और ततैई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नील कमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लाल कमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघ कर लौटने लगे। यह देख नील कमल ने जीवन काठी ततैये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। यह देख नील कमल ने ततैये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कट कर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नील कमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततैये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटक कर नील कमल और लाल कमल के पास आकर गिरा। नील कमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नील कमल और लाल कमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नील कमल एवं लाल कमल ने राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नील कमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ हैं? राजा ने भी दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, हाय, कहाँ हैं मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागण एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, यही हमारे अजित और कुसुम हैं। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। दोनों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।